आर्य जंक्शन चैनल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम एथिक्स का जो डिस्कशन है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जो आरएएस 2023 का जो मेंस एग्जामिनेशन हुआ अभी। मेरा नाम कुलभूषण, मैं आरएएस 276 रैंक्स 2018 में। अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करें उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो एथिक्स का पेपर हुआ वो मोस्टली ऑन द लाइंस था। इसके क्वेश्चंस उतने हार्ड नहीं थे। जो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल थी वो भी काफी अंडरस्टैंडेबल थी। हालांकि दो या तीन क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि ऑफ द ट्रैक हमेशा रहते हैं। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन देखें तो देखिए, जो कार्डिनल वैल्यूज हैं वो सीधी सीधी पूछी गई हैं। व्हाट आर द कार्डिनल वैल्यूज अकॉर्डिंग टू प्लेटो। और जब भी हम किसी भी स्कॉलर्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे प्लेटो जो है हम सीधा सीधा पढ़ते हैं। तो इसमें आपको सीधा सा मेंशन करना था, जिसमें चाहे आप प्रूडेंस मेंशन करो, प्रूडेंस के साथ में आप जो है जस्टिस मेंशन कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा कार्डिनल वैल्यूज है वो है टेम्परेंस, और चौथा जो है वो है हमारा करेज। तो प्रूडेंस के साथ में जस्टिस, जस्टिस के साथ में करेज, करेज के साथ में हमारा टेम्परेंस और प्रूडेंस। तो ये सीधा सीधा आपको वहां पे लिखनी थी। अब कार्डिनल वैल्यूज जो हैं आप इसमें अगर ये भी बता सकते हैं वैसे व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ये बताएं कि प्लेटो का जो कंसेप्ट है, जिसमें कि प्लेटो जो है वो एक जस्ट सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। तो उस जस्ट सोसाइटी, जस्ट एंड फेयरनेस, क्योंकि इनका ज्यादा जो ध्यान रहा है वो जस्टिस के ऊपर ज्यादा रहा है। तो इस जस्ट सोसाइटी को अचीव करने के लिए ही मेंशन्ड अबाउट फोर कार्डिनल वर्च्यूज, एंड दीज फोर कार्डिनल वर्च्यूज एक्चुअली कैन हेल्प a human to achieve that particular गोल। और उनको उन्होंने कार्डिनल मतलब सेंट्रल, सदगुण मतलब मुख्य। इसका मतलब क्या है कि वो मेन एडिफाइस हैं। अगर कोई भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी मेन स्ट्रक्चर क्या है, तो उन्होंने बताया कि चार चीजें हैं। फिर से बताऊंगा, प्रूडेंस, करेज, जस्टिस और टेम्परेंस। अगर आपने ऐसा आंसर लिखा है तो डेफिनेटली वो एक राइट आंसर है। दूसरा, जो दूसरा क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो है गुडविल अकॉर्डिंग टू कांट। देखिए, कांट की जो गुडविल है उसके बारे में आप कब मेंशन करते हैं, जब भी आप इसके बारे में पढ़ते हैं तो शुभ संकल्प ये होता है हमारा गुडविल। एंड व्हाई गुडविल इज इंपॉर्टेंट? गुडविल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देखिए, कांट जो है वो हमेशा ड्यूटी के बारे में बात करते हैं। ड्यूटी का मतलब है वंस एक्शंस, जो भी एक्शन कोई करता है तो उसके कंसिक्वेंसेस की बजाय वो एक्शन किस तरीके के हैं उनके बारे में जो है वहां पे बात होती है। सो कंसिक्वेंशलिस्ट जो होते हैं वो अलग होते हैं और जो डियोंटोलॉजिस्ट होते हैं वो अलग होते हैं। तो यहाँ पे कांट जो है वो गुडविल की बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि गुडविल जो है वो हमें कोई भी विल जो कि ड्यूटी के सेंस को निरूपित करती हो, कोई भी ड्यूटी जो कि हमें मोरल प्रिंसिपल्स को जो है वो एस्टेब्लिश करने के लिए, जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं उन मोरल प्रिंसिपल को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए उन्होंने कहा कि वी रिक्वायर ए सेंस ऑफ ड्यूटी दैट प्रमोट्स द वेल बीइंग, दैट प्रमोट्स द एम्पैथी इन द पीपल। कंसिक्वेंशियलिस्ट जो होते हैं इसके अगेंस्ट में बात करते हैं कि हमारा जो भी डिसीजन डिसीजन है वो उसके कंसिक्वेंसेस पे डिपेंड करेगा। आपको पता होगा, अगर मान लो यहाँ पे हम गुडविल के बारे में बात कर रहे हैं तो एक लाइन जो है हम इसको कंसिक्वेंशियलिस्ट मोड से भी जोड़ सकते हैं। बताएंगे कि गुडविल जो है कांट का एक सेंट्रल कंसेप्ट है। उन्होंने इसमें सेंस ऑफ ड्यूटी के बारे में बात करी है, जिस सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ में उनमें सोसाइटी के प्रति या जो अपने एक्शन कर रहे हैं उनके प्रति एक अकाउंटेबिलिटी है, अपना जो है उनके प्रति एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का भाव आए, जिसकी वजह से उनको मोटिवेशन मिले कि वो जो है अदर गोल्स को एस्टेब्लिश करने के लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं। ये जो ड्यूटीज होती हैं वो आपको सेल्फ इंटरेस्ट, एक तो होता है सेल्फ इंटरेस्ट, एक होता है सोसाइटल इंटरेस्ट। तो सेल्फ इंटरेस्ट की बजाय ये जो सोसाइटल इंटरेस्ट है उसको वो बढ़ावा देने के बारे में बात करती है हमारी गुडविल। आप इसमें थोड़ा सा ये भी लिख सकते हैं कि थोड़ा सा स्पेस है तो ये बताइए कि जो क्लाइमेट रिलेटेड वैगरी जो है या फिर जो सोसाइटी में जो इनइक्वलिटीज हैं उनको हटाने के लिए जो पब्लिक सर्विस जो मैक्सिम है, पब्लिक सर्विस मैक्सिम क्या कहती है कि आप जो हैं वो पर्सनल इंटरेस्ट को हटा करके या सेल्फ इंटरेस्ट को हटा करके सोसाइटल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इनका एक प्रिंसिपल फैक्टर जो है वो सामने आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि मीनिंग ऑफ द टर्म पुरुष अर्थ। तो पुरुषार्थ जो है वो एक हमारा
एक और टॉपिक सामने जो पॉइंट है वो ये है कि पुरुषार्थ से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, पुरुष और अर्थ, ये दो तरीके की टर्मिनोलॉजी जो है इसमें हमारे सामने आ रही हैं। वैसे पुरुषार्थ जो है वो चार पॉइंट से मिलकर के बना है, उसके चार गोल हैं लाइफ के, और वो इनहेरेंट वैल्यूज है। अब अगर मैं पुरुष के बारे में बात करूं तो ये है हमारा ह्यूमन, और अर्थ का मतलब है वॉट एवर वर्क एक्चुअली दैट दे डू। सो दिस टर्मिनोलॉजी इज सिमिलर टू द वर्क what a human is supposed to do और what a human is doing throughout his life। अब पुरुषार्थ में अगर मैं देखूं तो जैसे चार इसके जो गोल बताए गए हैं, वो गोल भी जो है आप उसमें लिख सकते हैं उन चार गोल्स को, और वो गोल्स भी जो है वो हमें इन्हीं चीजों को मतलब अगर पुरुषार्थ का जो क्या टारगेट है उसको एस्टेब्लिश करने में हमारी मदद करते हैं। अगर मैं इसके बारे में बात करें तो देखिए, इनहेरेंट जो वैल्यूज हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग की, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो अर्थ जो है उसको इकोनॉमिक लाइफ, काम जो है उसको, और जो मोक्ष है उसको लिबरेशन देता है। तो ये चार चीजें जो हैं अगर आप बताएंगे तो वो पुरुषार्थ का, तो सबसे पहले आपको बताना है कि पुरुषार्थ जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पुरुष प्लस अर्थ। फिर आपको चार चीजें बतानी है कि ये जो है वो हमारे पुरुषार्थ को निरूपित करती हैं, ये चार चीजें, और वहां से आपका आंसर जो है वो कंप्लीट होता है। धर्म जो है वो हमें राइटियसनेस के ऊपर रखता है। राइटियसनेस का मतलब है कि हम हमारी लाइफ में कोई भी एक्शंस ऐसे नहीं लें जो हमें रॉन्ग पाथ पर लेके जाएं या एविल पाथ पे लेके जाएं। तो वहां पे आप सिंपल सा, जैसे यहाँ पे अगर आप धर्म लिख रहे हैं तो आप लिखिए कि यहाँ पे ऑलवेज ट्राई टू कीप अस ऑन द पाथ ऑफ राइटियसनेस। समझ गए। ए जो है यहाँ पे उसका मतलब है धर्म, अर्थ, अर्थ का मतलब इकोनॉमिक वैल्यूज। लाइफ के कोई ऐसे स्टेज आते हैं जहां पर आपको इकोनॉमिक वैल्यूज के बारे में भी पता होना होता है। के जो है वो काम, जो कि मतलब सेंसुअल प्लेजर या फिर आप जो वर्क कर रहे हैं उससे भी रिलेटेड है। और मोक्ष का मतलब है लिबरेशन ऑफ लाइफ। लिबरेशन ऑफ लाइफ का मतलब एंड गोल। एंड गोल का मतलब है आपकी लाइफ का क्या एंड गोल है, वो है आपका लिबरेशन। तो अगर आप अच्छे काम करते हैं तो ये पुरुषार्थ कहते हैं कि आपने अगर ये ड्यूटीज अगर सही से निभाई हैं तो आपको मतलब नेचुरल प्रोग्रेशन है, धर्म, धर्म अर्थ, अर्थ से काम, काम से आपको मोक्ष जो है वो मिलेगा, एंड यू विल बी लिबरेटेड फ्रॉम द लाइफ। तो आप इस तरीके से आपके आंसर का ढांचा इस तरीके से लिख सकते थे। अगर मैं फोर्थ वाले क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो देखिए, अहिंसा परमो धर्म है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, जो कि 2 मार्क का क्वेश्चन है। अहिंसा, जिसको अपन सब जानते हैं, एक जैन फिलोसॉफी जिसको कि गांधी जी ने भी फॉलो किया, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन वायलेंस। परमो, परमो का मतलब क्या है कि ये जो है वो अटमोस्ट या दी मोस्ट, जिसको अपन कहते हैं ना टॉप मोस्ट, और प्रायोरिटी, और धर्म का मतलब ड्यूटी। तो अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस जो है वो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। अब टॉप मोस्ट प्रायोरिटी से हमने मतलब समझ लिया कि मेंट मतलब, पहले हम बताएंगे अहिंसा, दैट इज दिस, is a non-violence that is propounded by the Jainism, and Gandhian philosophy also contains the doctrine about it. Then परमो मतलब the topmost, and धर्म is this। तो आपने तीनों का मतलब बता दिया। उसके आप बात बताइए कि why it is important, no matter the society is in a contemporary stage or in a traditional stage or in an ancient phenomena। आप बताइए कि हमेशा जो है वो नॉन वायलेंस ही सोसाइटी का एक बैलेंसिंग फैक्टर रहा है। व्हाई? Because when there are so many excesses, those are happening either on nature, either on the people, और वो एक्सेसिविटी जो होती है वो कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन पैदा करती है। पहले तो होगा उसका रिपल्शन, और रिपल्शन के बाद में होगा उसका रिवॉल्यूशन, और वो रिवॉल्यूशन जो होता है वो कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। टू सेव द सोसाइटी फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, या टू सेव द मैन काइंड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, वी हैव टू फॉलो अहिंसा और नॉन वायलेंस। आप सेकंड ये भी बता सकते हैं इसी में, क्योंकि आपने 3 लाइन में लिख दिया, ये भी बता सकते हैं कि नॉन वायलेंस इज द अल्टीमेट गोल या अल्टीमेट आंसर। व्हाई? बिकॉज आफ्टर एवरीथिंग, वेदर यू हैव डन द वायलेंस बाय यूजिंग ऑल दोस बैटल, या जैसे कोई भी पेनल्टी वगैरह दे करके, या फिर आपने कोई भी मान लो किसी को एक्सट्रिकेट किया, या फिर मान लो किसी को आपने सजा दी, इस काम के करने के बाद में भी जो है अगर आपको एक स्टेबल और एक मतलब कहते हैं ना लॉन्ग टर्म अगर सॉल्यूशंस की आपको स्टेबिलिटी रखनी है,
तो नॉन वायलेंस फिर भी जरूरत पड़ेगी। वी कैन विन अ वॉर इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी, बट वी कैन नॉट विन द सोसाइटल और जो वहां की मतलब लोकल लेवल पॉपुलेशन है उसका सपोर्ट, जब तक कि हम वहां पे नॉन वायलेंस का मीन अपना करके अदर जो डेवलपमेंटल वर्क्स है उसको वहां पे हम कर पाए। इसलिए हम कहते हैं कि दैट इज वाई दिस इज अ टॉप मोस्ट परमो धर्म। टॉप मोस्ट हमें यही दिखाना इस आंसर में कि भैया ये परम क्यों है, मतलब वाई इट इज सो परम। अब आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि उपाय कौशल जो है वो बौद्ध में क्या कहता है। जो उपाय कौशल है वो बुद्धिज्म का एक तरह से सेंट्रल कंसेप्ट माना जाता है, और इनकी जो एक लोटस सूत्रा जो थी उसमें यहाँ के बारे में बात की गई। एनलाइटनमेंट के पाथ पर आपको कैसे प्रोग्रेस करना है, उपाय कौशल जो है कहीं ना कहीं आपके बारे में आपको एक मार्ग दिखाता है। तो प्रैक्टिशनर जो हैं वो अपने स्पेसिफिक मेथड्स या जो टेक्निक्स होती हैं वो यूज कर सकते हैं कोई भी अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए। उपाय का मतलब आपको कोई भी स्किलफुल मैनर एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो मतलब लोटस सूत्र में दिया गया है एनलाइटनमेंट में हेल्प करता है, और कोई भी अपनी स्किलफुल वे में आप इन चीजों के बारे में जो है प्रयास कर सकते हैं। स्किल मीन्स हायर स्टेटस ऑफ कॉन्सियसनेस। अब यहाँ पे ये स्किल्स क्या हैं, तो आप जो उपाय कर रहे हैं वो आप उपाय जो है हायर स्टेटस ऑफ कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं। मतलब आपकी जो कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो एक हाईएस्ट ऑर्डर पे है। उसके कारण क्या है, आप जो है वो मेंटली अलर्ट है। तो जब आप मेंटली अलर्ट रहेंगे, आपको ऐसे ही मेंशन करना है आंसर। तो जब आप मेंटली अलर्ट रहेंगे तो किसी भी चीज के पॉजिटिव या नेगेटिव जो है आप उन चीजों के बारे में बेटर आइडेंटिफाई कर सकेंगे। जब हम किसी भी चीज को नेगेटिव और पॉजिटिव वे से देख सकते हैं तो वी आर डिपेंडेंट और आर ऑन आर ओन सेल्फ प्रॉपर्टी या ऑन आर सेल्फ स्किल्स rather than the skills those have been empowered by those have been entrusted upon us by others। तो जब आप ये स्किल्स अगर खुद एम्पावर करते हैं अपने आप को, तो आप जो है वो एनलाइटनमेंट की तरफ जाते हैं। मतलब you don't get affected by the positive or negative as has been told by the people to you, but you are self motivated, self desired, self controlled entity। जो कि मतलब एंटाइटलमेंट जो कि बुद्धिज्म का एक सेंट्रल कंसेप्ट है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और यही चीज जो है वो एक अल्टीमेट पीस की तरह, चाहे वो इनर पीस हो, चाहे वो सेल्फ जो सोल है उसकी सर्चिंग हो, इसके बारे में आपको हेल्प करती है। तो आप इतने सारे टर्मिनोलॉजी जो है वहां पे लिखें, तब ही जो है आपका आंसर एक प्रॉपर आंसर की तरह माना जाएगा। तो उपाय कौशल में बुद्धिज्म में आपको ये बताना है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए अगर मैं बात करूं ह्यूमन वैल्यूज के बारे में, देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टेट द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू लेट द एग्जामिनर अंडरस्टैंड कि यार ह्यूमन वैल्यूज होती क्या है। तो आप लिखिए कि ह्यूमन वैल्यूज वो होती हैं दोज आर गिवन इंपॉर्टेंस टू, दोज आर सो डियर टू समवन, मतलब क्लोज टू समवन, दोज हेल्प a person meet those help a person meet its own desired objectives। वैल्यू का मतलब क्या है, ऐसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे इनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स, तो आपने एक लाइन में ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बात करी, वहां पे आप एग्जांपल देके कह सकते हैं कि जैसे ऑनेस्टी हुआ, ट्रांसपेरेंसी हुआ, किसी के प्रति एम्पैथी हुआ, कंट्रोल हुआ लाइफ का। तो ये चीजें जो है वहां पे आप एग्जांपल देके इस वाले लाइन में ये लिख देते। दूसरा जो है, आप जब डिस्टिंक्टिव फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो आप लिखिए कि डिस्टिंक्टिव फीचर्स एक्चुअली जो है वैल्यूज के, वैल्यूज जो होती हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक होती है। वैल्यू जो होती हैं वो हमारी टर्मिनल और इंस्ट्रूमेंटल होती हैं। टर्मिनल वैल्यूज और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज होती हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक होती हैं, पर्सनल और सोशल वैल्यूज होती हैं, मोरल इमोरल और एमोरल वैल्यूज होती हैं, इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल वैल्यूज होती हैं। तो देखिए इंस्टीट्यूशनल आपको ये इसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स बताने चलने होते हैं, फिर इंस्टीट्यूशनल, मोरल, एमोरल, इंडिविजुअल, सोसाइटल, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक।
तो यहाँ पे आपको इसमें ये मेंशन करते जाना था। तो डिस्टिंक्टिव फीचर्स का मतलब है कि देर आर वैल्यूज विच आर यूनिवर्सल, देर आर सर्टेन वैल्यूज विच आर कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक ऑल्सो, एंड देर आर सर्टेन वैल्यूज विच आर सोसाइटली इंपॉर्टेंट अक्रॉस ऑल सोसाइटी, जैसे वन साइज फिट ऑल। यहां पे हम ह्यूमन राइट की वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन राइट की वैल्यूज का मतलब है पर्सनल डिग्निटी शुड ऑलवेज बी मेंटेन्ड। जो मतलब हमारा जो जेंडर का जो डिस्क्रिमिनेशन है, दे शुड ऑलवेज बी डिस्करेज और रिमूव्ड। पॉवर्टी शुड ऑलवेज बी नेग्लेक्टेड या इग्नोर्ड, या फिर सॉरी, पॉवर्टी शुड ऑलवेज बी अबोलिश्ड या फिर मतलब अबोलिश्ड। यहाँ पे फिर जो है हमारी ये वैल्यूज हम बताएंगे। फिर आप बता सकते हैं कि देर आर इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज वर्सेज पर्सनल सेट ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे पर्सनल सेट ऑफ वैल्यूज का मतलब है फॉर अस मे बी ए ऑनेस्टी, फॉर अस मे बी ए सर्टेन कंट्रोल एक्चुअली विल बी गाइडिंग द प्रिंसिपल, जबकि इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज में देर विल बी सम कोड ऑफ एथिक्स दैट यू हैव टू फॉलो। दैट कोड ऑफ एथिक्स एक्चुअली मे नॉट बी एज डिजायरेबल फॉर द पर्सनल कंडक्ट। तो आप वहां पे इसका डिस्टिंक्टिव फीचर जो है बता सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल और पर्सनल होती हैं। किसी के लिए मोरल भी होती है और एमोरल वैल्यूज भी होती हैं। मोरल वैल्यूज का मतलब है टू किल एन इंसेक्ट इज एन एमोरल एक्ट, वाइल मोरल का मतलब है टू गिव द हेल्प टू समवन इज अ मोरल एक्ट। तो इस तरीके से मोरल और इमोरल वैल्यू हो गई। फिर होती है इंडिविजुअल और आपकी सोसाइटल। अब इंडिविजुअल वैल्यू में जो है, जैसे मान लो आप जो है एज एन इंडिविजुअल यू आर वर्किंग एज ए प्रोफेशनल इन डॉक्टर, यू आर ए डॉक्टर प्रोफेशनल। अब आपको जो है ऐसा लगा कि यार मैं जो ट्रीटमेंट दे रहा हूं वो इंडिविजुअल केवल वही ट्रीटमेंट ले, दूसरे से नहीं ले। तो ये आपकी इंडिविजुअल वैल्यू शो करती है। लेकिन जब आप सोसाइटल वैल्यू पे देखेंगे तो आप ये बताएंगे कि यस ही हैज अ फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो वहां पे जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है वो जो है आपकी सोसाइटल वैल्यू है, और वो फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। तो ये इंडिविजुअलिस्टिक और सोसाइटल वैल्यू के बारे में बात हो गई। तो ये चीजें जो है वो आपके डिस्टिंक्टिव फीचर्स को शो करती हैं। तो आप इन वैल्यूज को लिस्ट आउट करके हर एग्जांपल उसका देते, तो वहां पे आपका इतने बड़े स्पेस को यूटिलाइज करने पे, जैसे आपने पहले ह्यूमन वैल्यूज बता दिया, उसके बाद में उसके डिफरेंट डिफरेंट जो कंसेप्ट है आप वो बता सकते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा, पहले तो मैं बताना है कि कंटेम्प्रेरी जो सोसाइटी है उसको बेनिफिट कैसे मिल सकता है फ्रॉम द वैदिक आइडिया ऑफ ऋण। देखिए जो ऋण होता है, सबसे पहले हमें एक कीवर्ड इस आंसर में है, क्वेश्चन में है, वो है कीवर्ड ऋण। दूसरा है कंटेम्परेरी सोसाइटी। तीसरा है उसको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो व्हाट इज ऋण। ऋण जो है आपको सबको पता है कि ये जो सेंस ऑफ ड्यूटी है, मतलब हमारा जो है किसी के ओब्लिगेशंस जो हैं उस ओब्लिगेशन को हम ड्यूटी पूरी करके जो है वो ऋण उतार सकते हैं। वो हमारे ऋण जो हैं, चाहे वो जो डेट हमारे जो हैं, वो हमारे देव ऋण हो सकते हैं, ऋषि ऋण हो सकते हैं, पितृ ऋण हो सकते हैं। तो कौन कौन से? देव के ऋण, पितृ ऋण, और देव ऋण किसके ऊपर करेगा, मतलब हमारी कई सारी ड्यूटी जो है वो गॉड्स के प्रति हैं। पितृ ऋण जो है वो हमारी एंसेस्ट्रल ड्यूटीज है। तो ये जो हमारे ऋण हुए, तो ये ऋण हमें क्या दिखाते हैं कि हमारे कई सारे डेट्स हैं जो कि हमें जो है हमारी लाइफ के प्रति अपने आप को दूसरों को डेडिकेटेड हम कैसे करें, एज अ सेंस ऑफ ड्यूटी हम दूसरों के प्रति कैसे रखें, वो हमें बताते हैं। तो आपको पहले दो लाइन में ऋण का तात्पर्य बता देना है, और ऋण कितने तरीके के होते हैं वो आपने यहाँ पे बता दिए। अब आप बताएंगे कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी जो है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आप बता दीजिए कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी जो है अभी फिलहाल इंडिविजुअलिस्टिक मोड पे ज्यादा चल रही है। दूसरा जो है जो स्ट्राइप्स जो हैं वो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में थोड़े ज्यादा हो रहे हैं। स्ट्राइप्स कैसे, चाहे वो रेस के अलोंग हो, चाहे वो रिलीजन के अलोंग हो, चाहे वो कास्ट के अलोंग हो, ये स्ट्राइप्स कहीं ना कहीं ज्यादा देखे जा रहे हैं। तीसरा, जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट देखा जा रहा है, वो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी जो है वो हमारी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में देखा जा रहा है। चौथा, आप बता सकते हैं कि इनइक्वलिटी या जो मतलब पॉवर्टी या फिर जो मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अभी भी प्रिविलेंट फैक्टर है, चाहे वो जेंडर के फॉर्म में हो, चाहे वो अर्बन रूरल मतलब डिफरेंसेस हो। तो आपने क्या किया, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को इस तरीके से डिफाइन कर दिया। अब बाकी की ये जो लाइन है उसमें हमें क्या बताना है कि ऋण जो है हमारा कैसे हेल्प कर सकता है। तो आप बताइए
कि ऋण जो है वो यहाँ पे कैसे हेल्प करेगा। देखिए, ऋण हमें सबसे पहले सेंस ऑफ ड्यूटी प्रोवाइड करता है। तो जब हम ड्यूटी ले रहे हैं, इसका मतलब ये है अ लार्जर गोल टू सर्व द सोसाइटी, टू एलिविएट द पेन ऑफ द सोसाइटी। हमारा यही तो गोल है फॉर अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। आप बताइए कि इफ ही फील्स द सेंस ऑफ ऋण, तो ही विल बी ड्यूटी बाउंड टू सर्व द पीपल इन एन इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल मैनर। किसमें? एक तो इम्पार्शियल मैनर में प्लस न्यूट्रल मैनर में एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सर्व करेगा। आप दूसरा बताइए कि अगर मैं ऋण के बारे में बात करूं, तो एक परिवार में एक बच्चा जो है अपने, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो लोनली मतलब लोनली जो एल्डर्स होते हैं परिवार में, उनका ख्याल रखेगा, क्योंकि ही हैज डेट पितृ ऋण या एंसेस्ट्रल जो उसका डेट्स है उसको। तो जब ये स्वभाव रहेगा, तो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में इन चीजों को हमें डील करने में मदद मिलेगी। फिर आप तीसरा भी बता सकते हैं कि जैसे जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं, चाहे उसमें, अब चूंकि आपने एक फेमस वर्ड सुना होगा डिजिटल डिवाइड, तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको हम अगर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो वी शुड हैव ए सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, सेंस ऑफ अटैचमेंट विद द सोसाइटी, ए सेंस ऑफ डेट टू द सोसाइटी। और अगर यही होगा, तब हम जो है इस साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज का यूज ग्रेटर ह्यूमन काइंड के लिए ज्यादा करेंगे। आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अभी रेगुलेट करने की बात इसलिए कही जा रही है, क्योंकि अभी वो किसी ही सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ही ज्यादा हेल्प कर रही है, बजाय कि अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो हमारा जो है, हम बताएंगे कि जो भी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं, वो ह्यूमन काइंड को समस्याओं को एलिविएट करने की बजाय कहीं ना कहीं वो उनको और एग्रीवेट करते हैं। तो ये हमें चीजें कैसे बच सकते हैं, कैसे बेनिफिट हो सकती है, जब हम जो है हमारा सेल्फ वर्थ जो है वो सोसाइटी के लिए या ग्रेटर जो हमारे डेट्स है उनको चुकाने के लिए सेंस ऑफ ड्यूटी रखे हैं। आपने ये बता दिया। फिर आप बता सकते हैं कि जैसे इनइक्वलिटी सोसाइटी में काफी प्रिविलेंट है, तो हमें इनइक्वलिटी या पॉवर्टी को जो है डील कैसे करेंगे, रादर देन अमासिंग वेल्थ। हर कोई काम क्या करता है कि वेल्थ को अमासमेंट में काम लेता है, जैसे खुद का ही सब कुछ मैं पूरा कर लूं, मैं दूसरे के लिए कुछ भी वेलफेयर में यूज नहीं करूं। लेकिन जो ऋण है वो आपको उस स्थिति से डील करने में आपकी काफी मदद करेगा। अब हम बात करते हैं पॉवर्टी के बारे में, हो गई ये हमारी सेंस ऑफ वर्थ के बारे में आ गई। तो भी जो भी कंटेम्प्रेरी, फिर हम बता सकते हैं कि क्लाइमेट रिलेटेड जो ट्रबल्स अभी हमारे चल रहे हैं, तो जो क्लाइमेट रिलेटेड ट्रबल हैं वो भी हम जो है हमारी इस सिचुएशन से डील करते हुए हम ऋण की फीलिंग से क्लाइमेट रिलेटेड जो हमारे सेंस, जैसे क्लाइमेट के प्रति हमारे, नेचर के प्रति हमारे क्या ऋण हैं, क्या हमारी ड्यूटीज हैं, क्या हमारे डेट्स हैं, उनको चुकाना हमारा धर्म है, इसलिए हम क्लाइमेट को जो है ज्यादा नुकसान नहीं करें। तो ये सारी चीजें आप कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के बारे में लिखते हुए हर लाइन पे अपना आंसर जो है वो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और वो है औरबिंदो की जो लाइफ डिवाइन है, वो जो है बुक क्या कहती है। तो देखिए, लाइफ डिवाइन जो इन्होंने बुक लिखी अरबिंदो साहब ने, वो वेस्टर्न थॉट्स प्लस ईस्टर्न जो फिलोसफी थी, ईस्टर्न जो फिलोसफी हमारी, उनका एक तरीके से मिक्स उन्होंने निरूपित किया। उन्होंने कहा कि इस ईस्टर्न जो थॉट्स है उसमें जो स्पिरिचुअलिटी है, वेस्टर्न थॉट्स में जो मेटेरियलिज्म है, वो दोनों जो है वो कैसे कंबाइन हो सकते हैं और एक बेटर सेंस ऑफ लाइफ हमें जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये चीज जो है वो हमें औरबिंदो साहब ने बताई। उन्होंने इसमें जो लाइफ डिवाइन थी, उन्होंने इसमें ह्यूमन एस्पिरेशंस के बारे में बात करी। ह्यूमन एस्पिरेशंस जो है वो क्या कहते हैं, ह्यूमन एस्पिरेशंस ऑलवेज आर ड्रिवन बाय क्रिएटिविटी, दैट क्रिएटिविटी कैन बी ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव। उस क्रिएटिविटी को कंट्रोल करने के लिए यू रिक्वायर ए स्पिरिचुअल मोड ऑफ लाइफ। अगर आप में वो स्पिरिचुअल सेंस ऑफ वर्थ नहीं है, तो आप उस क्रिएटिविटी को जो है वो नेगेटिव वे में प्रमोट कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन एस्पिरेशंस के भी बारे में लाइफ डिवाइन बुक में औरबिंदो साहब ने जो है वो बताया, उसमें उन्होंने ये कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि जो डिवीजन या जो ड्यूअलिटीज हैं ह्यूमन कॉन्सियसनेस में, ह्यूमन जो कॉन्सियसनेस है उसमें जो डिवीजन है या जो ड्यूअलिटी है, उसको कैसे डील किया जाए। तो जो ह्यूमन कॉन्सियसनेस है, ह्यूमन कॉन्सियसनेस क्या कहती है, ह्यूमन कॉन्सियसनेस ऑलवेज ट्राई टू
sort out some things for us. कोई भी सारी चीजें जो कि हमारी लाइफ में मान लो हम उसके बारे में एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, we fall back upon the consciousness and consciousness actually help us to overcome that issue. तो उन्होंने कहा कि जो डिविजन्स हैं या जो ड्यूअलिटीज है ह्यूमन कॉन्शियसनेस में, वो डिवाइन लाइफ के थ्रू जो है अगर आप उसको पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपकी वहां पे एक हेल्प जरूर होती है। उन्होंने बताया जो नॉलेज है या जो इग्नोरेंस है, नॉलेज या इग्नोरेंस के बारे में जो अरबिंदो साहब बात करते हैं, ये नॉलेज और इग्नोरेंस से यू हाउ यू कैन डील इज टॉट इन द लाइफ डिवाइन। सो लाइफ डिवाइन जो है हमें उस नॉलेज और इग्नोरेंस से जो है वो डील करने के लिए हमें एक नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करती है। उन्होंने ये कहा कि जो जो मतलब जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, उस नेचुरल ह्यूमन बीइंग को सुप्रा नेचुरल ह्यूमन बीइंग के रूप में बनाने के लिए हमारी लाइफ डिवाइन जो है वो हेल्प करती है। अब व्हाट इज अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग एंड व्हाट इज अ सुप्रा नेचुरल ह्यूमन बीइंग, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कल को कि सुप्रा नेचुरल ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो सुप्रा नेचुरल बीइंग आप बता सकते हैं दोज हु हैव रीजन अबाउट द सेल्फ सेल्फिशनेस, जिन्होंने अपने आप को जो सेल्फिशनेस है उससे ऊपर उठा लिया है। दोज हु हैव द लाइफ मैन मोटिव इज टू हेल्प अदर्स बाय सेक्रीफाइसिंग देयर ओन कॉज, those whose consciousness levels are at a higher stage that help them consciousness जो है that help them take the decision in the better interest of many। तो ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपको सुप्रा नेचुरल ह्यूमन बीइंग की तरफ जो है लेके जाती हैं। सुप्रा नेचुरल वेल बीइंग जो होती है वो आपको जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनसे मीट करने के लिए आपको डेफिनेटली एक इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करती हैं। आपने ये भी देखा होगा जब एल्डर्स लोग होते हैं हमारी फैमिली में तो उनका व्यवहार जो होता है वो काफी मैच्योर, वो जो है काफी कंट्रोल्ड, वो जो है काफी गाइडेंस वाला रहता है, जो कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो उन लोगों को, और ये प्राप्त कैसे हो सकता है, लाइफ डिवाइन में उन्होंने ये भी कहा एजुकेशन में जो है जब हम एकेडमिक कैरियर में रहते हैं उसके साथ में हमें स्पिरिचुअल वेलबींग के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। और उस स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए उन्होंने कई सारी एक्सरसाइजेस बताई हैं जिसमें मेडिटेशन जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो जो हमारा लाइफ डिवाइन है और बिंदु साहब से उस जो हमें जो सीख मिलती है वो इन चीजों के बारे में सीख मिलती है, जिसमें मेंटल बीइंग जो है या नेचुरल ह्यूमन बीइंग जो है वो सुपरामेंटल या फिर सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग की तरफ ट्रांसलेट होती है। तो आपको इन सारी चीजों में ये जो है चीजें लिखनी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो है व्हाट अकॉर्डिंग टू गांधी इज द आइडिया ऑफ स्वराज। देखिए आइडिया ऑफ स्वराज जो है उसको मेंशन दो तीन जगह किया गया है, जिसमें चाहे वो गांधी जी हो चाहे वो बाल गंगाधर साहब हो, जिन्होंने कहा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट। तो स्व स्व का मतलब है सेल्फ और राज का मतलब है रूल, तो सेल्फ रूल, तो सेल्फ रूल के बारे में जो है बात करी गई। और अगर आपको बताएं तो गांधी जी ने भी हिंद स्वराज में स्वराज के बारे में बात करी गई थी। स्वराज के बारे में बात इसलिए की थी बिकॉज व्हेन अ पर्सन अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर हिज सेल्फ, आई मीन जो अपना खुद का जो मतलब इंप्रूवमेंट है उसके लिए, एंड ही हैज अ सेंस ऑफ responsibility, his own responsibility, then that true sense of Swaraj actually will be established. That true sense of Swaraj will be devoid, मतलब उसमें कोई भी चीजें नहीं रहेंगी, किस तरीके की इनइक्वलिटी उसमें नहीं रहेंगी। उसमें जो है वो किसी को भी जैसे चाहे वो पॉवर्टी हो वो नहीं रहेंगी। उसमें जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ चॉइस हमेशा रहेगी। और उन्होंने कहा कि स्वराज जो है वो एक कोई पॉलिटिकल कंसेप्ट मात्र नहीं है। पॉलिटिकल कंसेप्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको सेल्फ रूल, आप जैसे मान लो ब्रिटिश रूल से आपको इंडिपेंडेंस मिल गई, यही नहीं है केवल मात्र, बल्कि इसके साथ में उन्होंने कहा कि ये जो है अपने आप को फ्रीडम जो है एक सब्सटेंशियल फ्रीडम आपको देता है। सब्सटेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है, देखिए पॉलिटिकल कंसेप्ट तो है ही, लेकिन आपको सब्सटेंशियल फ्रीडम्स और जो है स्वराज आपको देता है। वो चाहे सब्सटेंशियल फ्रीडम आपको फ्रीडम ऑफ थॉट भी हो सकती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी हो सकता है, फ्रीडम फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी आपकी हो सकती है, फ्रीडम ऑफ आपकी जो सेल्फ जो वर्थ है उसको एनहांस करने की भी हो सकती है। तो ये जो है गांधी जी ने वहां पे कहा। उन्होंने ये भी कहा कि
इसमें जो है पावरफुल लोग जो हैं वो अपने खुद नहीं रहेंगे। पावरफुल विल बी एवरीवन बट देयर विल नॉट बी स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी। पावरफुल लोग जो हैं वो हर कोई पावरफुल रहेगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि देयर विल बी ए सेगमेंटेड डिवीजन। सेगमेंटेड डिवीजन नहीं होगा सोसाइटी का। तो गांधी जी ने इस स्वराज में ये भी बारे में बात करी और उन्होंने कहा कि इस स्वराज को एस्टेब्लिश करने के लिए जो इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कहीं ना कहीं हमें ट्रस्टीशिप सिद्धांत पे आस्था करने रहेंगे, जिसके कारण की जो अक्यूमुलेशन है रिसोर्सेज का वो नहीं हो पाए और सोसाइटी जो है एट अ लार्जर स्केल शुड गवर्न इट्स ओन इंटरेस्ट। ये उन्होंने सोसाइटी के या फिर स्वराज के बारे में कहा। तो यहाँ पे जो है क्या बात करी जा रही है कि सेल्फ रूल। और आप जब इतनी बड़ी मतलब लिखेंगे लाइंस तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है एक कंप्लीशन की तरफ जाएगा। तो ये रहा गांधी जी के बारे में स्वराज। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए पीस एस्टेब्लिश करना, किसी के खिलाफ वॉयलेंस का यूज नहीं करते हुए नॉन वॉयलेंस का राज स्थापित करना, ट्रस्टीशिप की थ्योरी को जो है वो प्रोपाउंड करना, कॉरपोरेट्स को अपने दायित्व समझना, लीडर्स को जो है अपनी ड्यूटीज समझना, ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपके स्वराज के कंसेप्ट पे डिपेंड करती हैं। तो आप जब अपना आंसर फिनिश करें तो ये भी जो है आप बता सकते हैं कि गांधी जी के जो ये आइडियाज थे वो इस स्वराज के कंसेप्ट पे जो थे वो डिपेंडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है। सरप्लस इन मैन अकॉर्डिंग टू टैगोर। टैगोर जो थे वो एक मतलब इनके जो कंसेप्ट हुआ करते थे उन्होंने भी हमारी जो नेशनल अवेकनिंग थी, जो हमारा नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट था, जो हमारा स्टेट का जो कंसेप्ट था उसको जो है काफी एनहांस करने में मदद करी। यहीं से वो हमारी इकोनॉमिक जो अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए वो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कैसे हो उन्होंने ये भी बात करी। उन्होंने कहा कि सोशल अवेकनिंग जो है वो भी कल्चरल अवेकनिंग से हासिल की जा सकती है। जो आपको कल्चरल जो आपकी मूरिंग्स रही हैं, कल्चरल मूरिंग्स का मतलब है कि कल्चरली आप कितने स्ट्रॉन्ग रहे हैं, आपका सिविलाइजेशन आपको जो है वो क्या सिखाता है, वहां से जो है आप चीजों को समझते हैं। तो उन्होंने जो है इस सरप्लस के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि मैन जो है वो हमेशा अपने आप को वर्थ तो समझे लेकिन कंप्लीट नहीं समझे। मतलब ए मैन इज अ वर्थ बट ही इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ। दैट्स व्हाई ही रिक्वायर्ड सम सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटीज जो कि जो है उसको आगे बढ़ने में मदद करे और उसका उन्होंने नाम दिया सरप्लस। तो ये जो सरप्लस है वो कोई भी क्रिएटिव नोशन जो कि कोई भी क्रिएटिव नोशन या कोई भी क्रिएटिविटी या कोई भी तरीके का मोटिवेशन जो कि प्रॉफिट ड्रिवन ना हो बल्कि वो ह्यूमन बीइंग को एज ए ह्यूमन बीइंग सेलिब्रेट करे। तो आप लिख सकते हैं कि सरप्लस इन अ मैन ट्राइज टू reduce the gap between what man understand about himself and what kind of qualities he can possess if he pursues what Tagore tries to understand or tries to make us understand। तो यहाँ पे जैसे क्रिएटिव नोशन कोई भी होगा तो ये क्रिएटिव नोशन या ये मोटिवेशनल नोशन वो प्रॉफिट के लिए नहीं होगा बल्कि ह्यूमन बीइंग को एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे हम सेलिब्रेट करें उसके बारे में जो है बात करेगा। वहां पे उन्होंने ये कहा कि आपको कनेक्शंस की जरूरत होनी चाहिए। आप जो है ह्यूमन काइंड को जब आप कनेक्ट करेंगे तब आप एक नेटवर्किंग इफेक्ट पैदा करेंगे। जब आप नेटवर्किंग इफेक्ट पैदा करेंगे तो आप सोसाइटी से एक फीडबैक का लूप एमर्ज करेंगे। जब फीडबैक का लूप एमर्ज करेंगे तो जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव सोसाइटीज में है या मैन काइंड में जो भी कमियां हैं आप उनको उजागर करेंगे। आप जो है मोटिवेशनल फैक्टर को इतना ऊपर रखेंगे कि जिसके कारण जो लोगों की जो दिक्कतें हैं उनको अपने आप जो है सुधारें। तो सरप्लस जो है वो हमें ये इंस्ट्रूमेंटलिटी प्रोवाइड करता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो ये सरप्लस है वो बायोलॉजिकल जो इंपल्सेस हैं उनसे फ्री है। तो बायोलॉजिकल इंपल्सेस जो हैं उनसे फ्री है कौन? हमारा जो ये सरप्लस की बात करते हैं, जो सरप्लस की उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है। उन्होंने कहा कि ये जो बायोलॉजिकल इंपल्सेस हैं जैसे इमोशंस, बायोलॉजिकल इंपल्सेस जैसे एंगर, बायोलॉजिकल इंपल्सेस जैसे हैप्पीनेस,
बायोलॉजिकल इम्पल्सेस जैसे खुद का सेल्फ वर्थ। तो अगर इन इन इम्पल्सेस से अगर हमें बचना है, तो ये जो है वो हमें सरप्लस ऑफ मैन या सरप्लस इन मैन की कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। तो हमें मतलब बायोलॉजिकल इम्पल्सेस जो है टोटली अपने आप को फ्री रखना है। उन्होंने ये भी कहा कि फ्रीडम जो है उसकी एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, मतलब क्रिएटिव फ्रीडम के बारे में हम बात करें, न कि ये फ्रीडम जो है वो किसी के द्वारा इम्पोज की गई हो। मतलब a law may impose certain freedoms, but it is not that freedom will allow a person to become a self worth person, मतलब a complete person। इसलिए उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ क्रिएशन के बारे में भी जो है बात करनी चाहिए, मतलब क्रिएटिव विल होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पॉसिबिलिटीज और एस्पिरेशंस को भी हमें जो है वो आगे ध्यान देना होगा। मतलब देर आर लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज इन दिस वर्ल्ड एंड वी शुड हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ एस्पिरेशंस, एंड दीज एस्पिरेशंस विल प्रोवाइड us that creative freedom that will help a man to become complete in itself। तो ऐसा करके उन्होंने इस सरप्लस इन मैन की डॉक्ट्रिन को दी। तो आपने देखिए इतने सारे अगर कीवर्ड उस आंसर में आप लिख देते, तो आपका आंसर जो है वो काफी एक बहुत ही अच्छा आंसर जो है वो बनता। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्कस द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिंगिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म। एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है सोशल रिफॉर्म्स लाने में। तो देखिए सीधा सीधा है, पहले तो हमें क्या ध्यान रखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन, अब एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा सोशल रिफॉर्म। तो आप पहले बता दीजिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल रिफॉर्म, एक लाइन में आप ये भी बता सकते हैं। तो सोशल रिफॉर्म में आप सीधा सा बता सकते हैं कि किसी भी एविल को या किसी भी चीज को सोसाइटल लेवल पे चेंजेस लाना सोशल रिफॉर्म का पार्ट है। सोशल रिफॉर्म मतलब ऐसे बहुत सारी प्रोसेसेस या ऐसे बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं जो कि सोसाइटी लेवल पे ऑब्सोलीट हो चुके हैं या वो अब सोसाइटी का पर्पस नहीं सॉल्व करते हैं, उनमें चेंजेस लाना कहीं ना कहीं सोशल रिफॉर्म्स का पार्ट है। आप ये भी थोड़ा सा बता दीजिए, एक लाइन में आपने सोशल रिफॉर्म बता दिया, दूसरा आप बता दीजिए कि सोशल रिफॉर्म रिक्वायर ए ग्रेटर थॉटफुल लीडरशिप प्लस विजन प्लस एक्सिक्यूशन कैपेबिलिटीज। जब आप सोशल रिफॉर्म लाएंगे तो एक्सेसिव कैपेबिलिटीज तो चाहिए ना, प्लस फीडबैक मैकेनिज्म दैट ऑलवेज ट्राई टू मेक अस अंडरस्टैंड वेयर एंड व्हाट थिंग्स वी नीड टू चेंज इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। आपने दूसरी लाइन में ये बता दिया। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट आप कर सकते हैं कि जो रोल है एडमिनिस्ट्रेशन का वो क्या होता है। अब आप बताइए खुद भी कि भैया रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है सोशल चेंज का। आप पहले में क्या बताएंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, मतलब रोल जो है क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है सोशल चेंज का। हमें कोई भी सोशल चेंज लाना है तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ही ला सकते हैं, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट सेटअप इन द सोसाइटी which actually has that structure present that can allow us to make changes, that can allow us to correct some sort of course if there is something wrong going on। इसका मतलब क्या है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज है। सोशल चेंज जो है हमें एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। ये जो है हमें पॉलिसीज लाने के लिए प्रमोट करता है, और वो पॉलिसीज अगेंस्ट सोशल एविल्स, पॉलिसीज अगेंस्ट सोशल एविल्स। ऐसे तो हेल्प करेगा ना। रोल क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का, आप सोशल रिफॉर्म कब लाएंगे, जब आप पॉलिसीज बनाएंगे सोशल एविल से लड़ने के लिए। अब आप उसे बता सकते हैं देयर वाज अ टाइम व्हेन डाउरी एक्चुअली वाज बिकमिंग अ काइंड ऑफ सोशल एविल, सो एडमिनिस्ट्रेशन वाज दैट एग्जांपल लिख सकते हैं जैसे डाउरी। सो पॉलिसीज लाई गई थी उस डाउरी को एंड करने के लिए। नाउ वी आर आल्सो ट्राइंग टू एक्चुअली मेक पॉलिसीज अबाउट से रिफ्यूजल ऑफ अबॉर्शन। तो ये जो चीजें हैं वो आप बताएं कि इस तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करता है हमें सोशल रिफॉर्म लाने के लिए। आप ये भी लिख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज।
तो रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन ब्रिंगिंग, अब आप सोशल रिफॉर्म कैसे लाएंगे, मैंने जो बताया था ना आपको, यू विल मेक पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स एटसेट्रा, जो कि हमें इन सोशो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज को जो है रिमूव करने के लिए मदद करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प्स या इट्स रोल इज टू ब्रिंग टू द क्लोजर द सोशो इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज, इसके कारण जो है वो सोशल रिफॉर्म आएंगे। फिर आप बता सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन रोल टू प्रोवाइड द सोशल रिफॉर्म इज टू प्रोवाइड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल हार्मनी। देखो, आप सोशल रिफॉर्म कब लाएंगे, जब आप सोशल हार्मनी को इंश्योर करेंगे, और वो हमें कौन दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इज वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंग अबाउट दैट सोशल हार्मनी। एंड व्हाट डज सोशल हार्मनी डू, every section of the society there is no differences among race, religion, caste, gender और residence और nationality। ये काम कौन करता है, ये काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल हार्मनी। आप ये भी बता सकते हैं, प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस फॉर ऑल, ये भी तो एक एंड गोल है ना। मैंने आपको बताया था जस्टिस जो है वो कार्डिनल, एक कार्डिनल वैल्यू है प्लेटो का। तो जब प्लेटो ने आज के पहले इतनी बड़ी मतलब एक थ्योरी दी होगी, तो उसका उन्होंने एक कार्डिनल वैल्यू जो है वो जस्टिस चुना है। तो ये जस्टिस जो है प्रोवाइड करने का काम भी एडमिनिस्ट्रेशन का है। आई एम नॉट सेइंग एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्सिक्यूटिव। एडमिनिस्ट्रेशन के कई पार्ट हो सकते हैं, वो लीगल, जो कि हमें लीगल कोर्स को या फिर लॉ जो है वो बनाता है। दूसरा एग्जीक्यूटिव, जो कि उन चीजों को एक्सिक्यूट करता है। या तीसरा जुडिशरी, जो कि उन चीजों के बारे में एडजुडिकेट करती है। तो ये तीनों चीजें जो है मिलकर के एडमिनिस्ट्रेशन बनाती हैं। तो ये जो है प्रोटेक्शन एंड जस्टिस फॉर ऑल प्रोवाइड करने का भी जो काम है, वो भी जो है वो ये हमारा सोशल रिफॉर्म लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन करता है। फिर आप ये भी बता सकते हैं, पनिशमेंट एंड पेनल्टी फॉर वॉयलेटर्स। जो भी हमारा जिस तरीके का हम सोशल रिफॉर्म लाना चाहते हैं, और अगर कोई वॉयलेट कर रहा है, तो उन चीजों से लड़ने का या उनको पनिश करके या उनको पेनल्टी पेनल्टी प्रोवाइड करने का काम भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस तरीके से एक लार्जर सोशल रिफॉर्म लाने में जो है वो मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको हर चीज के बारे में एग्जाम्पल देते रहना है यहाँ पे। मतलब जैसे मान लो ये जितना भी है ना, तो उसमें आप जो है वो सारी चीजों में एग्जाम्पल देते जाएंगे, तो इतने सारे आप पॉइंट लिखेंगे 7-8, तो अपने आप जो है वो एक बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। ये बता रहा है फीचर्स ऑफ डियोंटोलॉजी एंड कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। सबसे पहले आपको ये बताना है कि डियोंटोलॉजी का मतलब जो है वो ड्यूटी बेस्ड है। मतलब डियोन का मतलब है ड्यूटी, डियोन डियोन मतलब ड्यूटी। और ड्यूटी जो है वो क्या बताती है, कि वी शुड डिफाइन एन एक्शन based on the purpose, based on the thing that it did। मतलब जो कोर्स ऑफ एक्शन हमने लिया, वो कोर्स ऑफ एक्शन सही था कि नहीं था, उसकी राइटियसनेस पे डिसाइड होगा कि वो जो एक्शन लिया हमने वो सही था कि गलत था। मतलब इसमें ज्यादातर हम ड्यूटी के बारे में बात करते हैं। मतलब द थिंग्स दैट और द इंस्ट्रूमेंट दैट वी एम्प्लॉयड टू अचीव समथिंग, वर दे राइट और वर दे रॉन्ग। अगर वो राइट थे तो ठीक है, रॉन्ग थे तो चाहे वो रिजल्ट अच्छा आया हो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे स्टीलिंग इज बैड, किसी भी चीज को स्टील करना खराब है। चाहे वो स्टील किसी ने अपनी मदर की एक बैड हेल्थ अगर हो रही थी, तो उसको पैसे नहीं थे, उसको उस अपनी मदर की बैड हेल्थ से लड़ने के लिए जो है उन्होंने स्टीलिंग किया था। लेकिन ये जो है डियोंटोलॉजिकल वाले वो बताएंगे कि यस, स्टीलिंग इज बैड बिकॉज इट इज नॉट राइट टू स्टील समथिंग। दूसरा वाला जो है वो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट है। कॉन्सिक्वेंशलिस्ट का मतलब क्या है, कि उनके कंसिक्वेंसेस के ऊपर काम करेंगे। कंसिक्वेंस का मतलब जो भी परिणाम निकला उस परिणाम के बारे में बात करेंगे, भले ही चाहे वो मीन्स कुछ भी हो। एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपने स्टीलिंग कर लिया। अब स्टीलिंग को आप सही कब बताओगे, जब उस स्टील करने के बाद में आपने जो है वो उस स्टीलिंग से अपने मदर की जान बचाई। तो कंसीक्वेंस क्या था, कंसीक्वेंस था कि आपने अपनी मदर की जान बचाई, और एक वो राइट कॉज था, इसके लिए स्टीलिंग को जो है ये राइट एक्शन दे देंगे। तो यहां पे होती है फीचर्स ऑफ डियोंटोलॉजी एंड कंसिक्वेंशलिज्म। फीचर्स का मतलब क्या हुआ,
कि yes, one actually talks about the righteousness of the action, other talks about the righteousness of the end result. One talks about the duty, other talks about the consequences. ये जो है वो हम इसके बारे में जो है हम बात करेंगे। अब जो है आप ये बता सकते हैं विच वन ऑफ द टू अप्रोचेज इज मोर सुटेबल फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर। फिर से आपसे वही पूछा है कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपको क्या जरूरी है, विच वन ऑफ द टू। तो आपको बताइए कि इफ वी चूज डियोंटोलॉजी, या तो आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि इफ वी चूज डियोंटोलॉजी वी कैन अचीव दिस एंड दिस एंड दिस, एंड इफ वी एम्प्लॉय द मेथड्स दोज टॉक अबाउट कंसिक्वेंशियलिज्म वी कैन अचीव दिस दिस एंड दिस। या फिर जब आप इन दोनों के बारे में बात करेंगे तो एवरीथिंग इज ईच इज नॉट 100% करेक्ट। तो हमें जो है हमारा आंसर इस तरीके से फ्रेम करना पड़ेगा कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आर एंड गोल इज द पब्लिक वेलफेयर। Our goal is to reduce the inequalities and increase the dignity of life in the society. As an administrator, our end goal is to promote peace, yeah, promote social harmony. And that is the supreme work that a public administrator needs to do. Public administration also provides vision and a guidance for the future course of action. कोई भी रिफॉर्म्स अगर लाने हैं तो उनका भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है। तो आप थोड़ा सा बता दीजिए, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर द मेन टास्क इज टू अचीव दिस। इफ द डियोंटोलॉजिकल approach is followed, then we will not be able to handle 100% of the things in a proper manner, because you cannot be right in 100% of the situations. Example आप बता सकते हैं, to control a riot situation you have to fire tear gases now, या फिर you have to charge baton नाउ। अगर आपने मान लो लाठी चार्ज किया तो कई लोग क्या कहेंगे, आपको तो क्राउड को बचाना था, आपने उनके ऊपर अटैक भी किया। तो हम ये कहेंगे समटाइम दिस मेथोडोलॉजी मे नॉट हेल्प अस टू अचीव द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। इसलिए डियोंटोलॉजी मे नॉट बी राइट इन दिस थिंग। आप फिर भी बताइए, बट कंसिक्वेंशियलिज्म इज ऑल्सो नॉट एन हेल्प इधर। उसमें आप क्या बताएंगे कि जैसे डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ is the ultimate cherished goal. But this growth or development cannot happen on the vagaries of the climate. हम जो हैं वो क्लाइमेट के ऊपर जो है जाकर के क्लाइमेट को डिस्ट्रक्ट करके जो है ये गोल अचीव नहीं कर सकते। तो आप बताएंगे कि इस सिचुएशन में हमें कॉन्सिक्वेंशियलिज्म जो है वो अलाउ नहीं करता है, या कॉन्सिक्वेंशियलिज्म जो है हमारे आंसर्स नहीं देता है। इसलिए दिस टाइम वी विल चूज डियोंटोलॉजिकल। तो हमें यही बताना है कि विच वन ऑफ द टू, तो हमें जो है कौन सी सिचुएशन में कौन सा काम हम करें, उसमें कौन सी अप्रोच हमारे लिए जरूरी है, हम ये आंसर देते हुए उसको बता सकते हैं। क्योंकि उन्होंने पूछा है व्हाई विच वन ऑफ द टू इज मोर सुटेबल फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपको हर अलग अलग सिचुएशन बताने में ये ध्यान रखना है। फिर आप ये बता सकते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज द गोल इज द पब्लिक वेलफेयर, प्रोमोटिंग सोशल हार्मनी, प्रोवाइडिंग क्लाइमेट जस्टिस, दैट्स व्हाई choosing among the two is not possible, and we have to have a perfect balance among the two and will decide according to the situation। मतलब कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक बात जो है अब हम करेंगे। आप बताएंगे जैसे मान लो अगर स्टीलिंग अगर नहीं हो, तो स्टीलिंग अगर नहीं हो तो फिर हम ये किसी की जान भी बचानी है तो नहीं बचा पाते। लेकिन अगर स्टीलिंग होगा तो जो है अगर कंसिक्वेंशियलिज्म है, हम ये कहते हैं कि स्टीलिंग सही है एग्जाम्पल के तौर पे, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का तो कंसेप्ट ही नहीं आएगा फिर, है ना। इसी तरीके से आप पेटेंट के बारे में बता सकते हैं कि पेटेंट और लार्जर जो मतलब गोल हैं हमारे हेल्थ केयर के हों चाहे वो और इंडस्ट्रीज के हों, तो अगर हम पेटेंट अलाउ नहीं करेंगे, एग्जाम्पल दीजिए आप वहां पे, अगर हम पेटेंट अलाउ नहीं करेंगे तो जो लोग जो डेवलपर्स हैं उनको उनकी जो डिस्कवरी है उसका फाइनेंशियल अवार्ड कैसे मिले, जिसके कारण कि वो और समस्याओं को मतलब देखने में हमारी मदद कर पाए, तो वो कैसे होगा। तो इसलिए जो है ये जरूरी हो जाता है। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर a perfect balance among both of these to achieve the larger goal of the society, and
It will be context specific rather than fit size all approach. Next question. What do you mean by moral dilemma? मोरल डायलेमा से आप क्या समझते हैं? तो सीधा सा पहले बताइए कि मोरल डायलेमा इज द सिचुएशन वेयर वी फील दैट देयर आर कंपीटिंग वैल्यूज, देयर आर कंपीटिंग सेल्फ वैल्यूज, जो कि मोरलिटी क्या होती है? मोरलिटी इज बेसिकली एट अ सेल्फ लेवल, हमारी जो मतलब सोच है वो मोरलिटी दिखाती है। बट व्हेन द थिंग्स आर राइट और रॉन्ग एट अ सोसाइटल लेवल या एट अ लार्जर स्केल, दैट टर्न इनटू एथिक्स। सो मोरलिटी में आप बता सकते हैं कि मोरल डिलेमा इज फेस्ड व्हेन we are faced with multiple contexts and our values cannot be able to decide one course of action, and that is called the moral dilemma. अब मोरल डिलेमा जो है आपने बता दिया, अब आप ये भी बता सकते हैं कि मोरल डिलेमा तब अराइज हो सकता है जब वी फील दैट अगेन द सेम एग्जांपल लाइक स्टीलिंग एंड मदर की तबीयत। तो विच वन इज द ट्रू फॉर अस, शुड आई स्टील या शुड आई दिस? या फिर जैसे कभी कभी लोग करते हैं ना कि मतलब जो अर्निंग्स होती हैं बाय ड्यूबियस मीन्स, ड्यूबियस मीन्स का मतलब है जैसे करप्शन करके या किसी भी काम से, तो उसको जो है वो या तो टेम्पल्स बनाने में या फिर जो है किसी अनाथ आश्रम में दे देंगे, या तो ऐसे जो ये काम करते हैं, तो इनमें जो है जो डील होती है या इनमें जो मतलब मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, वो मोरल डिलेमा को शो करता है। अब हमसे सीधा पूछा जा रहा है, शुड पर्सनल एथिक्स टेक प्रेसिडेंस ओवर प्रोफेशनल एथिक्स इन अ सिचुएशन ऑफ मोरल कॉन्फ्लिक्ट? अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या पर्सनल एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स, इन दोनों के बीच में कौन सा ऐसा है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जब हम मोरल कॉन्फ्लिक्ट से डील कर रहे हो? तो अब आपको मैं बताऊं, अब ये मोरल जो है, जो हम आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, जो जो एक इंडिविजुअल है, दैट इंडिविजुअल मे बी प्लेइंग अ रोल ऑफ अ फैमिली मेंबर, दैट इंडिविजुअल मे बी प्लेइंग अ रोल ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर, दैट मतलब जो इंडिविजुअल मे बी प्लेइंग अ रोल ऑफ अ लीडर ऑफ द कंट्री। तो उसकी खुद की जो मतलब कंडीशन है ना, वो भी कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हो जाएगी। तो जब हम प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बात करते हैं, पर्सनल एथिक्स के बारे में बात करते हैं, तो आप बताइए कि प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो हमें कोड ऑफ एथिक्स दिखाती हैं। मतलब एक ऐसा कोड होता है लार्जली हाउ वी शुड फॉलो इन अ प्रोफेशन, या लार्जली हाउ वी शुड डील विद अ लार्जर पिक्चर। जबकि पर्सनल इंटरेस्ट हमें ये कहता है, पर्सनल एथिक्स, कि देर आर सर्टेन एथिकल प्रिंसिपल्स लाइक से ऑनेस्टी, लाइक से टेम्परेंस, से कंट्रोल, ये जो चीजें हैं, या इंटेग्रिटी, ये जो है वो पर्सनल लेवल पे हैं, तो वी फॉलो देम एट द पर्सनल लेवल। बट अच्छा, ये भी हो सकता है कि इमोशनलिटी, इमोशनलिटी भी तो ह्यूमन वैल्यूज है ना पर्सनल एथिक्स के बारे में। पर इमोशनल का मतलब यू आर इमोशनल अबाउट योर ओन वेल बीइंग या फॉर योर ओन फैमिली मेंबर्स वेल बीइंग। प्रोफेशनल एथिक्स में क्या होता है, it is held towards either an organization या फिर either it is held towards the people whom you are serving in different capacities, be of family, be of administrator, be of leader। तो आप बताएं कि पर्सनल एथिक्स एक्चुअली विल डेफिनेटली हेल्प अस टू डील विद द मोरल कॉन्फ्लिक्ट व्हेन दैट मोरल डिलेमा is arrived, or moral dilemma is only in the context where family situations are involved। आप उसमें एग्जाम्पल भी दे दें कि when there is a talk about making a house larger house by dubious means, then the moral values sorry, then the personal values like honesty and integrity will help me to come out of this particular dilemma. While when we are involved with the societal interest and the personal interest in something, then my code of ethics, that is a formal set of arrangement, will allow me to have that value satisfied। और जो moral conflict है उसको हमें जो है वो समझने में इजी रहेगा। जैसे अगर मैंने मान लो जो पर्सनल एथिक्स है वो ये कहता है कि इफ आई हैव सीन अ सिचुएशन इन विच माय बॉस इज डूइंग समथिंग रॉन्ग एट हिज होम या इधर बीटिंग हिज स्पाउस, अब अगर दैट बॉस एक्चुअली इज बीटिंग हिज स्पाउस और हर स्पाउस, देन व्हाट इज माय रोल? अब मेरे लिए मोरल डिलेमा है, मतलब व्हाट शुड आई डू? शुड आई एम ओबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ द बॉस, और शुड आई रेज माय वॉइस दैट देयर इज अ जेंडर वायलेंस? So my professional ethics actually will allow me that I should actually take the orders of boss because boss is important for me, because code of ethics says that
You cannot raise voice against the top leadership. But my personal ethics actually will say to me that yes, there should not be any kind of discrimination against the society, या फिर there should not be a discrimination among the genders. So a personal ethics will help me. Then again, you give a moral argument that yes, in this moral dilemma, my personal ethics actually may serve me a larger interest than the professional ethics, because the professional ethics will only allow me to have a concern for my boss or for me, but personal ethics actually will always allow me to have those values which are at a larger scale, which I will do myself in my family, suppose. Then how a professional ethics will help? Say personal ethics. Suppose say you are an employer of a particular organization. You as an employee is offered 25,000 rupees or some amount of bribe to make some things actually, uh, uh, evident to a particular competitor. Now, for that competitor, if you allow those secrets to be told, then वो जो सीक्रेट्स अगर उस कंपटीटर को अलाउ होते हैं या मिल जाते हैं, तो आपको तो प्रोफेशनली जो सॉरी आपको पर्सनली फायदा हो रहा है, सम मनी यू विल गेट, बट प्रोफेशनली जो कंपनी की जो रेपुटेशन है या उसके जो प्रोडक्ट हैं या उसकी जो पॉलिसीज हैं वो आउट हो रही हैं, और आपके ऊपर जो कंपनी ने ट्रस्ट करके इतनी सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें जो आपके पास हैं उनका नुकसान हो रहा है। तो इस सिचुएशन में इस डिलेमा से हेल्प करने के लिए, मतलब अपनी पर्सनल वेलबींग और कंपनी की वेलबींग, वहां पे जो है प्रोफेशनल एथिक्स शुड सफाइस। तो आप ये बता सकते हैं व्हेन देयर आर मोरल कॉन्फ्लिक्ट, then again we will talk about the context specific situations. Sometimes the personal ethics may help us, but most of the time the professional ethics actually should take the precedence. और इसीलिए जो है हमें इमोशनल इंटेलिजेंस के जो है कंसेप्ट समझाए जाते हैं, in which we should be aware about the intelligence or the emotions of the others. We should have the ability how the emotions of others actually can help us to meet the end goal. And that is the end of the today's discussion. Thank you.